डॉक्टर कफिल की रिहाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने कई बातें, कई सवाल खड़े किए हैं। एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है कि यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम और दलित जेल में हैं। कफिल खान पर जो एनएसए लगा था और जिसको बार बार एक्सटेंड किया गया था, वो गलत था। और जिस तरह के हालात हैं यूपी में, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ दानिश अली साहब हैं, जो बीएसपी के सांसद हैं, यूपी से आते हैं, अमरोहा से, और इस देश में लगातार शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाने के लिए मशहूर हैं और वो हर मुद्दे पर बात करते रहते हैं। कल सर जिस तरह से कफिल की रिहाई तो हुई और जिस तरह से एनएसए की बात सामने आई, क्या लग रहा है कि अब एनएसए का जैसे मकोका और टाडा, अब एनएसए हथियार हो गया लोगों का, और अगर आप मुसलमान हैं, दलित है, तो आप पर इम्पोज किया जा रहा है? देखिए, यह तो जिस दिन यूएपीए का अमेंडमेंट लाया गया था, मैंने उस वक्त भी फ्लोर पे इसका विरोध किया था, क्योंकि ये इतिहास रहा है। इस तरीके के कानून हमेशा से वंचित समाज के लोगों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, मैंने ये सवाल विंटर सेशन में लोकसभा में पूछा था। सवाल मेरा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को लेके, लेकिन उसी में मैंने एक सप्लीमेंट्री ये भी पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज़ के लोग जो जेलों में हैं, कितने प्रतिशत। तो इस पर बड़ा देश के कानून मंत्री ने बड़े गुस्से में जवाब दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे लोकसभा में, कि हमारी सरकार जो है वो इस तरीके का सेग्रीगेशन जात और धर्म के आधार पे हम लोग गिनती नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो यही है, जो एनसीआरबी का डाटा आया है, कि इस देश में सबसे ज़्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें एक जो वीकर सेक्शन है उस पर ऑनस्लॉट लगातार जारी है। और कफील खान का एग्ज़ाम्पल जो है वो पूरे देश के लिए है कि भाई उसकी क्या गलती थी। ऑक्सीजन वहाँ नहीं था, उसने बच्चों की जान बचाई, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, आपकी ही सरकार की कमेटी ने उसको क्लीन चिट दे दी। अब देखिए, लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार सरकार और विधायिका का है, लेकिन आम जनता का अधिकार है कि उस कानून के खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाए, अगर उसको वो कानून पसंद नहीं है। तो इसमें कहाँ की बुराई है? और ये तो बाबा साहब ने कहा है संविधान की रचना के दौरान। आप तो मतलब एक आम इंसान की आज़ादी पर ही पाबंदी लगाना चाहते हो। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो जजमेंट लिखा है वो काबिल तारीफ जजमेंट है। और मैं समझता हूँ अगर ज़रा सी भी शर्म और लिहाज होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे जितने बेगुनाह लोगों को एनएसए के तहत या झूठे मुकदमों में जेल में डाल रखा है, उनकी तुरंत रिहाई करनी चाहिए। आप कह रहे हैं बीकर सेक्शन। डॉक्टर कफिल तो एक डॉक्टर थे, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत है। क्या लग रहा है कि आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए आसान हो जा रहा है जेल में डाल देना? इस देश में मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, जो उस वीकर सेक्शन की लड़ाई लड़ता है, या वो भी अपर कास्ट जो इन समाज की बात करता है, मैं इसको मज़हब और ज़ात में जोड़ कर नहीं देख रहा, लेकिन क्योंकि जो हज़ारों साल से दबा कुचला वर्ग है, या जिस तरीके से आज के दौर में जुल्म हो रहे हैं एक वर्ग विशेष पर, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उस पर हमला इस सिस्टम का जारी है। दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो दलित आदिवासी अक़लियतों की बात करते हैं। आज उनको बुला बुला कर थानों में बुला कर हाजिरी लगवाई जा रही है। यानी कि टेरर क्रिएट करना कि अगर
सरकार की कोई दमनकारी नीति के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काटने होंगे। क्या यूपी में जो कानून व्यवस्था क्या रहता है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, उस पर क्या क्या लग रहा है? एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको भी लगता है कि यूपी में डर लगने लगा? अब तो कई सांसदों पर भी केस दर्ज कर रही है सरकार। यूपी में कानून व्यवस्था तो बची नहीं है, वहाँ तो पूरा तरीके से एक तरीके से जंगल राज है, वहाँ खौफ ही नहीं है अपराधियों में। मैं अभी देख रहा हूँ कि आज ही के अखबार में, एक बड़े हिंदी के अखबार में छपा है, जो मतलब सरकार के खिलाफ नॉर्मली रिपोर्ट नहीं छपा, कि मेरे क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अमरोहा जिले में एक महीने में 17 हत्याएं हुई। आपकी कंस्टिट्यूंसी में? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ एक ज़िले में, मैं दूसरे ज़िले की बात नहीं कर रहा, हापुड़ ज़िले में नहीं, केवल अमरोहा ज़िले में। यानी कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के 80% इलाके में, एक ज़िले में एक महीने में 17 हत्याएं। तो कहाँ कानून का तो डर ही नहीं है। मानसून सेशन आने वाला है, क्या रहेगा आप लोग क्या लग रहा है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या अपोजिशन की एकता बनेगी? और खासकर यूपी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की, अब ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से सेशन इतनी देर करके बुलाया गया है, दुनिया में संसद के सत्र चले हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चला। ये तो संवैधानिक मजबूरी है कि 6 महीने के अंदर आपको बैठक करनी है, तो इसलिए वो 21 सितंबर को ख़त्म हो रहा था, इसलिए 14 सितंबर से अब सेशन बुलाया गया। अब उसमें कितना विपक्ष को स्पेस मिलता है, कितनी आवाज़ सुनी जाती है। हम तो चाहेंगे कि इन सारे मुद्दों पर, जो देश की आर्थिक स्थिति जिस हाल में पहुंच गई है, जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया बगैर सोचे समझे, जो हालात देखे पूरे देश ने, किस तरीके से प्रवासी मजदूर जो है वो दर दर भटक रहे थे, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो। अभी तो नीति आयोग का पेपर आ गया था बाकायदे कि जो जिला अस्पताल हैं देश में, उनको भी पीपीपी मॉडल पे जो है हैंडओवर किया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो ये सरकार तो भाई नीति जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ देश को ले जाना चाहिए। लेकिन एक जो तमाम अखबार टेलीविज़न को छोड़ दीजिए जिसमें सरकार के साथ उनकी भागीदारी है, लेकिन बाकी जो सिंसियर लोग हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से आवाज़ नहीं उठ रही है। जो अपोजिशन के लीडरशिप है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो एक्टिविस्ट है, वो कहीं ना कहीं या तो डरे हुए हैं या डराया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि स्पेस ही खत्म हो रहा है डेमोक्रेटिकल सिस्टम के लिए, डेमोक्रेसी जैसा कुछ रहा नहीं गया है। सरकार सत्ता में है और वो जैसे चाहे कहीं लाठी के दम पर, कहीं कोर्ट के दम पर वो अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करे, और मीडिया तो उनके साथ हैं ही। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये चाहे वो निगेटिव में जीडीपी चला जाए उसके बाद भी आलोचना हो रही है, टीवी पर बहस नहीं हो रही, इसको कैसे देख रहे हैं दानिश जी? क्योंकि आपने लंबा राजनीतिक सोशलिज्म से लेकर और तमाम लोगों को देखा है। देखिए, ये तो सरकार का मैनेजमेंट है, नो डाउट। उन्होंने लोकल टीवी चैनल से, लोकल हिंदुस्तानी मीडिया तो छोड़िए, उन्होंने फेसबुक और ट्विटर को हाईजैक कर लिया। जिस तरीके की रिपोर्ट्स अब सामने आई हैं, मैं इस बात से भी आपकी एक हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि डराना धमकाना राजनीतिक लोगों के ऊपर दबाव, सरकार ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बहुत लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल किसी मुद्दे पर नहीं छोड़ते सरकार को, और न छोड़ेंगे। इस देश में लोकतंत्र बचाना है, इस देश में गरीब की आवाज़ बचानी है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, हशर कुछ भी हो जाए चाहे। तो दानिश अली थे, जो संसद से ज़्यादा मैंने इनको सड़क पर लंबा संघर्ष करते हुए देखा है। मुद्दों की बहुत समझ है और संसद में भी लगातार बोलते रहते हैं। ऐसे समय में जब एक चुप्पी है चारों तरफ, इसमें जो नेता आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, जो सरकार से
सवाल पूछ रहा है, सही मायने में उसी को आप नेता कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे दौर में जब सड़कें खामोश हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो या कोरोना हो, संसद का अधिवेशन चलने वाला है, संसद को भी खामोश कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से खासकर यूपी की हालत है और अर्थव्यवस्था की हालत है, सब लोग बचने से, बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दानिश साहब ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तय है कि अभी के हालात में अगर आप बोलेंगे तो इसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ सकती है। अगर आप यूपी के बारे में बोलेंगे, आप पत्रकार भी हैं, तो आप जेल जा सकते हैं। तो जो भी लोग खतरे उठा रहे हैं उसको आप सलाम कीजिए कि वो कम से कम डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं उसको बचाने के लिए कवायद में जुटे हैं। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।